हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक पढ़ने वाले फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये फंक्शन। ठीक है, हर बार जेडब्ल्यू में 3 नेचुरल क्वेश्चन आते हैं या गुजकेट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मगर इधर जो आपको टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया है फंक्शन का वो बहुत कम है, वो तो इतना इनफ नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आते हैं नहीं। ठीक है, तो इधर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, और जब हमारा रेगुलर क्लास होगा तब भी मैं उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, फंक्शन के कैसे प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इधर आपको दिए फंक्शन की डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन है, मगर मैं इधर सबसे इजी डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ। क्या दिया है? एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। जब फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है, फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है, ए टू बी डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले एफ सबसेट ए क्रॉस बी, एफ सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे हमने देखा था रिलेशन कौन से फॉर्म में था? ऑर्डर पैर। रिलेशन हम देखते थे आर एक्स वाई, रिलेशन कौन से फॉर्म में था? ऑर्डर पेयर में। सिमिलरली इधर आपको एफ होगा फंक्शन, फंक्शन भी कौन से पेयर में होगा? ऑर्डर पेयर में ही होगा। ठीक है, तो एफ सबसेट ए क्रॉस बी, इधर ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हो गए उसका वो क्या होगा? सबसेट। वो जो रिलेशन में था वही प्रॉपर्टी इधर है, कॉमन है। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू। ये क्या बोल रहा है कि सेट ए, ये जो डोमेन है, डोमेन के बारे में बात कर रहा है, ये हमको पता है क्या है डोमेन। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो कि ए बी सी डी ई, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का आपको आंसर मिलेगा। उसमें वो क्या हो रहा था रिलेशन में? किसी का आंसर मिल रहा था, किसी का नहीं मिल रहा था, तो चलता था रिलेशन। मगर इधर कंपलसरी सबका आंसर मिल जाए, ए का बी का, यानी ए का रिलेशन बी के साथ सबका रिलेशन होना चाहिए। देखो 5 6 7, जैसे कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 4 के साथ, सी का रिलेशन 5 के साथ, डी का रिलेशन 6 के साथ, ई का रिलेशन 7 के साथ, सी का रिलेशन किसके साथ? 5 के साथ। देखो सबका इधर देखो मिल रहा है, सबकी इमेज मिल रही है। देखो ए की इमेज क्या है? 1। तब इधर एफ कैसे डिफाइन करोगे? एफ डिफाइन करोगे, देखो कौन सा फॉर्मूला है? ए एफ ऑफ ए। तो इधर ए एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए, उसके बाद बी एफ ऑफ बी, सी एफ ऑफ सी, डी एफ ऑफ डी, ई एफ ऑफ ई। तो देखो इधर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। एफ ऑफ ए मतलब क्या आएगा? 1। ठीक है, देखो एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए क्या आएगा? 1। इधर क्या आएगा आंसर? A1 B4 C5 D6 और E7। ठीक है, मैं इधर आपको यही बता रहा हूं, जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या बता रही है कि जो आपको सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज मिलती है। ए की इमेज क्या है? 1, बी की इमेज 4, सी की इमेज 5, डी की इमेज 6 और ई की इमेज 7। सबकी इमेज मिलेगी, कंपलसरी सबकी इमेज मिलने वाली है। ठीक है, आया समझ में? आगे की प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी बिलोंग्स टू एफ। मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू एफ है एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, तो B इज इक्वल टू सी होगा। उसका मतलब ये है कि मतलब कि ए का रिलेशन 1 के साथ है और ए का रिलेशन किसी और के साथ है। ए का रिलेशन मान लो कि 2, ए का रिलेशन मान लो कि 3 के साथ। ए का रिलेशन किसके साथ था? उसमें 1, और ए का रिलेशन किसके साथ है? A3। तो क्या होना चाहिए? ये जो B और C दोनों इक्वल होना चाहिए। उसका मतलब क्या? 1 और 3 दोनों इक्वल होना चाहिए। इधर इक्वल है? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये बताना चाह रहा है कि जो एलिमेंट्स जो इधर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसका सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही आंसर मिलेगा, 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलेगी। ए की सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, ए की 1। इधर ए की दूसरी कोई इमेज मिलने वाली नहीं। रिलेशन में ऐसा हो रहा है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा कि रिलेशन में मतलब कोई एलिमेंट है उसके 2 3 4 आंसर मिल रहे थे। एक बार देख लेना, जैसे कि हमने वो देखा था कि कौन सा था रिलेशन था हमारा y इज इक्वल टू हमारा रिलेशन था, याद करो y इज इक्वल टू x प्लस 2। एक था कि a डिविजिबल
बाय बी। एक ये आपको हम लास्ट लेक्चर पढ़ा था, ए डिविजिबल बाय बी। तो इधर आपको दिया था कुछ 1 2 3 4, इधर दिया था 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो ए डिविजिबल बाय, तो कौन से रहा था 1 1 आ रहा था, देखो 1 1 1 डिविजिबल बाय 1। उसके बाद आ रहा था 1 1 2 1 2 आ रहा था, 1 3 आ रहा था, 1 4 1 5। तो देखो इधर जो ये 1 था उसकी कितनी इमेज मिल रही है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, कितनी, एक से ज्यादा इमेज मिल रही है। तो इसमें ये अलाउड है, रिलेशन में सही है, बोल सकते हैं। मगर फंक्शन में एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, एक से ज्यादा इमेज मिलेगी नहीं। और जब आपको एक से ज्यादा इमेज मिले तो फंक्शन क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो याद रखना है कि इसमें जो ये जो सेट है वो सेट के सभी इमेज, सबकी इमेज मिलनी चाहिए, एक भी एलिमेंट बाकी रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, ओके। इसकी बात है। अब सेट बी की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो ऐसा जरूरी नहीं कि सबका आंसर मिल, देखो ए 2 नहीं मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 8 है वो नहीं मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एलिमेंट रहेंगे खाली तो चलेगा, फंक्शन के लिए चलेगा, ठीक है। और एक बात कि इसमें एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं, कैसे, मान लो कि आपका फंक्शन है f of x is equal to x square, आपका फंक्शन है, देखो f of x is equal to x, ठीक है, ठीक है, मैं x ले रहा हूं 1 -1 2 -2, ठीक है। चलो मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी इधर x क्या है 1 -1 2 -2, और इधर क्या है 1 2 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6। सेट ए बी, सेट ए टू बी फंक्शन f डिफाइन कर रहा है f of x is equal to x स्क्वायर। अब x 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, तो -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर +4। तो देखो ये इधर फंक्शन डिफाइंड है। कंडीशन क्या थी, इसके सबकी इमेज मिल रही, देखो सबकी इमेज मिल रही, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4, यानी देखो सबकी इमेज मिल रही है। सेकंड थिंग क्या थी कि ये क्या था कि 1 1 और ऐसा कोई पॉइंट 1 1 के साथ और दूसरा पॉइंट मिलता है तो दोनों इक्वल, ऐसा तो है ही नहीं। देखो इधर कौन सी पहले देखो 1 1 है, 1 1, उसके बाद -1 1 2 4 -2 4। तो देखो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है ए बी और ए सी, देखो इधर सभी सब जगह ए की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, ए की वैल्यू क्या है डिफरेंट। ये जो दूसरा वाला पार्ट है रेंज है, तो रेंज में चेंज हो गए तो कोई मतलब कॉमन अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये वाली कंडीशन अलाउड है, ये कंडीशन अलाउड है। इसका मतलब कोई x की 2 वैल्यू के लिए y का 1 आंसर चलेगा, 3 के लिए भी 1 आंसर सही है, 4 वैल्यू के लिए भी 1 आंसर अलाउड है, ठीक है। मगर इसमें सिर्फ 1, ये सिर्फ एक के साथ रिलेशन बढ़ सकता है, ये 1 एंड ओनली 1 के साथ रिलेशन बढ़ सकता है, और ये वाला है वो एक से ज्यादा रिलेशन बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके लिए अलाउड नहीं है, इसके लिए सब कुछ अलाउड है, इतना याद रखना, ठीक है। और इसको अच्छे से समझते हैं हम। देखिए पहले देख लेते हैं उसकी कोडोमेन, नहीं पहले उसको देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। देखो पहले ग्राफ देखते हैं, वेट हाँ पहले देखो ग्राफ देखते हैं, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। इधर क्या लिखा है, चेक ए फॉलोइंग फंक्शन और नॉट, इधर फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। आपको दिया है फिगर दी है, वो जिसमें देखो ये फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या थी, ये जो सेट होता है वो सेट में सभी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो देखो ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3 और डी की इमेज 4, सबका आंसर मिल रहा है। सेकंड थिंग कि एक इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका एक से ज्यादा आंसर मिलने चाहिए। देखो सबका वन एंड ओनली 1 ही आंसर मिल रहा है, सिर्फ एक ही आंसर, ए का सिर्फ एक ही है, ए का दूसरा कोई आंसर नहीं मिल रहा है, बी का भी सिर्फ 2 है और कोई नहीं मिल रहा है, सी का सिर्फ 3 है, कोई नहीं मिल रहा है। ये फंक्शन है, ठीक है, देखो ये फंक्शन है। सेकंड देखो अभी सेकंड फिगर, इधर देखो सबसे पहले कंडीशन क्या, ये जो सेट है उसके सबकी इमेज मिल जाए। तो ए की इमेज 2,
बी की इमेज 4, सी की इमेज 4, डी की इमेज 4, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद कंडीशन थी कि ये जो सेट है उसमें उसका जो रिलेशन सिर्फ वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ ही हो जाए। देखो ए का सिर्फ 2 के साथ है और किसी के साथ है नहीं, बी का सिर्फ 4 के साथ है और किसी के साथ नहीं है, सी का भी सिर्फ 4 के साथ है और किसी के साथ नहीं है, डी का भी सिर्फ 4 के साथ है और किसी के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। इसमें मान लो कि देखो ये एलिमेंट बाकी रहता है, ये भी खाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो उसको फंक्शन डिफाइंड है, इसका फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और इधर देखो 4 के मतलब तीन के आंसर 4 मिल रहे हैं कि देखो एफ ऑफ बी भी क्या है, 4 है, एफ ऑफ सी भी क्या है, 4 है, एफ ऑफ डी भी क्या है, 4 है, तो ये चलता है, ये सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मगर ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मान लो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इधर ए कॉमन आंसर दोनों का डिफरेंट होता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। यानी इधर क्या ए के 2 आंसर मिले थे, ए के साथ 1 और ए के साथ 2, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो चलेगा। ठीक है, इधर डिफरेंट ट्रायंगल एलिमेंट, इधर कॉमन आएगा, वो सही है, मगर इधर कॉमन और आंसर डिफरेंट, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कि हमको पता है किसी का आंसर सिर्फ एक ही आंसर था, एक से ज्यादा कोई आंसर होते नहीं, इधर क्या होता है एक से ज्यादा आंसर है, एक का आंसर 1 भी है, एक का आंसर 2 भी है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी ये तो फंक्शन था, तो तुम्हें बताया हमें, ये तो फंक्शन है। ठीक है, ये तो फंक्शन है क्योंकि सबका आंसर मिल रहा है, सबकी इमेज मिल रही है और सबका सिर्फ एक ही आंसर, एक से ज्यादा आंसर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। इधर देखो ये वाला फंक्शन है कि नहीं चेक करो, तो देखो ए का 2, बी का 3, सी का 5, डी का 5, डी का 4। देखो ई का तो कोई ई की इमेज ही नहीं मिल रही, ई खाली है, ई की इमेज नहीं मिल रही, एफ ऑफ ई इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ई इज नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन नहीं है। तो कंडीशन थी इसके सभी के आंसर सबकी इमेज मिलनी चाहिए, ई की इमेज नहीं मिले यानी ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखो लास्ट वाला, देखो सबकी इमेज मिल रही है, ए की इमेज मिल रही है, बी की इमेज, सी की, डी की, सबकी इमेज मिल रही है, मगर इधर ए के 2 आंसर है, ए का 2 भी है और ए का 6 भी है। ठीक है, यानी 2 आंसर मिलने नहीं चाहिए एक्स के कोई एलिमेंट के लिए, एक्स का एलिमेंट के लिए 2 आंसर मिलने नहीं चाहिए। इधर एफ ऑफ ए क्या दिया है, एफ ऑफ ए 2 दिया है और एफ ऑफ ए 6 दिया है, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट वैल्यू सेम पुट करें और आंसर 2 मिल रहे, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, नीचे वाले 2 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फिगर आप अच्छे समझो तो आपको फंक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, फंक्शन पढ़ने से पहले यही पढ़ना चाहिए कि फंक्शन कौन से कंडीशन में डिफाइन होता है और कौन से कंडीशन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक था वो। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो जैसे रिलेशन में देखा था सेम डोमेन, कोडोमेन, रेंज वैसे ही इधर डिफाइन करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि इधर आपको सेट दिया है, सेट ए है, सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक फंक्शन को डिफाइन किया आपने एफ, तो उसमें आपको एफ क्या मिल रहा है, a1 क्या मिल रहा है, a1, उसके बाद b4 और cb क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, c की इमेज भी क्या है 4, c4। ठीक है, अपने फंक्शन को डिफाइन किया था, आपको क्या मिल रहा है आंसर a1 b4 c4। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, वो चेक करते। देखो सेट ए के जितने एलिमेंट है सबकी इमेज मिल रही, हाँ सबकी इमेज मिल रही। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके 2 आंसर मिल रहे हैं, ऐसा एक भी एलिमेंट है सबका एक ही आंसर मिल रहा है, ए का सिर्फ 1, बी का 4, सी का 4। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है। अब डोमेन क्या होगा, तो क्या डोमेन डी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए
तो डोमेन क्या है? ए। डोमेन क्या है? ए। डोमेन क्या है? ए। वेयर ए एफ ऑफ ए, यानी जो फर्स्ट पोजीशन ए कहां पे, देखो इधर फर्स्ट पोजीशन, वो क्या है? डोमेन। इधर फर्स्ट पोजीशन में कौन था? ए बी सी, तो डी ऑफ एफ डोमेन क्या आएगा हमारा? ए बी सी, फर्स्ट पोजीशन वाला। कौन सा? फर्स्ट पोजीशन वाला। अब रेंज क्या है? एफ ऑफ ए। रेंज क्या है? एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए क्या है? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन से दिखा? 1 4 4, तो आर ऑफ एफ रेंज क्या आएगी? 1 4 और 4, ठीक है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 4, तो रेंज क्या है? 1 4, डोमेन क्या है? एबीसी। अब कोडोमेन यानी मुझे पता था, जो पीछे वाला सेट है तो उसको पूरा लिख दो। तो कोडोमेन क्या आएगा आपका? कोडोमेन आने वाला है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिख दिया। आया समझ में? ओके। अब देखो इधर, देखो आर ऑफ एफ, ये देखो, ये जो आर ऑफ एफ रेंज सबसेट क्या है? कोडोमेन। मैंने नीचे वही लिखा है, रेंज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। क्योंकि देखो रेंज में कितने थे? 1 4। रेंज में कौन सा एलिमेंट है? 1 4। वो सभी एलिमेंट किस में है? कोडोमेन में। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 भी है 4 भी है, यानी ये हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा या रेंज कोडोमेन खुद होगा? रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा या रेंज कोडोमेन खुद होगा, ठीक है, यानी सबसेट और इक्वल, ठीक है। यानी रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कहां से आएंगे? सभी एलिमेंट कोडोमेन से आने। कहां से आने वाले? कोडोमेन से। रेंज का एलिमेंट कोडोमेन से बाहर का कभी नहीं हो सकता फंक्शन के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। फंक्शन के लिए भी और रिलेशन के लिए, ठीक है। ऐसा समझ में? चलो आगे देखते हैं। देख लिया हमने। देखो ये फिगर मैंने बताई आपको, डोमेन, ये जो फर्स्ट में क्या होता है? डोमेन होता है, और सेकंड में क्या होता है? इधर जो जितने भी हो सबको क्या बोलेंगे हम? डोमेन। फंक्शन के लिए मान लो कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट में होंगे वो सभी क्या होंगे? डोमेन, और जो सेकंड में होंगे वो सभी क्या होंगे? कोडोमेन। और रेंज वो आप आंसर मिलने के बाद बता सकते हो कि रेंज क्या है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट वाला वो डोमेन होगा, सेकंड वाला क्या होगा? कोडोमेन होगा, ठीक है, कंफर्म। ये तो हमने देख लिया अभी, ठीक है, ओके। ये अभी एक तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज में भी इसकी जरूरत है, एक बार देख लो इसको अच्छे से, क्या दिया है इधर। इधर आपको पता है कि एफ एंड जी भी फंक्शन, एफ एंड जी क्या है? दोनों फंक्शन, यानी फंक्शन पहले से डिफाइंड है। फंक्शन होंगे तो फंक्शन के पास क्या होगा? डोमेन होगा, फंक्शन के पास कोडोमेन, ये दोनों तो 100% है। आप जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन का पर्टिकुलर डोमेन होगा और फंक्शन का पर्टिकुलर कोडोमेन होगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है? D1 है। एफ का डोमेन क्या है? D1। एफ का डोमेन D1, और जी का डोमेन क्या है? D2। एफ का डोमेन D1 है, किसका डोमेन है? एफ का, और ये किसका डोमेन है? जी का, ठीक है। देन द फंक्शन f plus g, f minus g, f into g, f by g are defined। जब आपको ये दोनों का डोमेन, f और g का दोनों का डोमेन D1 D2 दिया है, तब f plus g, f minus g, f into g और f by g का डोमेन क्या होगा वो इधर आपको बताया। तो f plus g और f minus g, मान लो कि f plus g, f minus g मैंने दोनों को साथ में लिखा है, वो दोनों का डोमेन क्या होगा? ये दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन, D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगा? D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल मान लो कि f of x क्या है आपका? x स्क्वायर। f of x क्या है आपका? x स्क्वायर है, एंड g of x है आपका, g of x आपका है 1/x, ठीक है। अब पहले तो f का डोमेन डिफाइन करेंगे। f of x, इधर x की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कोई भी नंबर पुट करो आपको आंसर मिलने वाला कंफर्म है। तो इसका डोमेन क्या आएगा? r आएगा, r2 r। अभी मैं को डोमेन r ले लेता हूं, ठीक है, r2 r डिफाइन होगा, यानी ये आपका सबसे आगे वाला क्या होता है? डोमेन, याद रखना, ये वाला क्या होता है? डोमेन, और ये क्या होता है? कोडोमेन, ठीक है। आगे वाला डोमेन, पीछे वाला कोडोमेन, ठीक है। रेंज इसमें नहीं आती, ठीक है। ये आप फंक्शन जब डिफाइन करोगे तब आपको ये फॉर्म मिलेगा f
वेयर R2 R क्या है, डोमेन है, R एक दूसरा क्या है, कोडोमेन। G डिफाइन कर रहा है, G किस लिए डिफाइंड है, इधर आप मान लो लीजिए 0 लीजिए, f ऑफ 0 तो क्या आएगा 1/0, तो 1/0 ये डिफाइंड नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, कोई भी रख दो, +2 +3 +10 सब के लिए डिफाइंड है, माइनस रख दो, -1 -2 -3 सब के लिए डिफाइंड है, मगर 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 में से आपको माइनस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया। और उसका आंसर मान लो कि आपका उसका आंसर क्या है, R मान लो, ठीक है, कोडोमेन मान लो कि R है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका डोमेन क्या है, F का डोमेन R है और G का डोमेन क्या है, R-G। अब आप R-0, F का डोमेन R, G का डोमेन R-G, ठीक है। अब आपको डिफाइन करना है F प्लस G। तो F प्लस G को डिफाइन करने के लिए करने से पहले आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा F प्लस G का डोमेन क्या है, F प्लस G का डोमेन क्या है। तो F प्लस G का डोमेन के लिए आपको F का डोमेन यानी D ऑफ F और G का डोमेन D ऑफ G, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इधर वही तो बताया D1 इंटरसेक्शन D2, 1 को मान लो कि F, इधर मान लो कि D ऑफ F इंटरसेक्शन D ऑफ G, ठीक है, आया समझ में। तो D ऑफ F इंटरसेक्शन D ऑफ G, दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो D ऑफ F का डोमेन क्या है, रियल लाइन है पूरी R, ठीक है, और G का क्या है, रियल लाइन है पूरी, मगर उसमें क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया, 0 आपको लेना नहीं है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ये सभी पॉजिटिव नंबर आने वाले, सभी नेगेटिव नंबर आने वाले, मगर 0 नहीं आएगा क्योंकि इधर 0 नहीं है, ठीक है, इधर 0 नहीं है, तो हम 0 नहीं ले सकते। F प्लस G का इंटरसेक्शन, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये R पॉजिटिव R नेगेटिव, मगर 0 नहीं, यानी क्या आएगा, पूरा R में से आप 0 को माइनस करो, ये क्या होगा उसका डोमेन, ठीक है। अब रेंज कोडोमेन कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको डोमेन डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, रेंज को भी डिफाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जितने भी सम होंगे वो सभी सम में आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, डोमेन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे हम लॉगरिथम, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, सब में डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोमेन डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन डिफाइन करना नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में का यूनिट है, ठीक है। लिमिट भी ऐसा है, लिमिट में भी आपको डोमेन आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन डिफाइन करने के लिए कंडीशन थी। सिमिलरली F प्लस और माइनस G की बात थी, अब F इंटू G की बात, F इंटू G मतलब कि दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसका भी डोमेन क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है, सेम। देखो थर्ड F बाय G क्या है, F बाय G, ठीक है। तो F बाय G क्या है, D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, वो तो आपको लेना है। उसकी वजह से क्या लेना है कि G 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो F बाय G, मान लो कि आपने G की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट कर ली तो G क्या हो जाए, 0। आपने G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मान लो F की वैल्यू मान लो कि 25 मिल रही है और G की वैल्यू मिल रही है 0, तो डिफाइन नहीं है, 25 बाय 0 डिफाइन नहीं, यानी आपका डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। तो आपको D1 इंटरसेक्शन D1 से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि G ऑफ X इधर आएगा इक्वल कर, क्या आएगा, G ऑफ X, ठीक है। आपको X की वैल्यू ऐसी नहीं लेनी कि जिसकी वजह से G ऑफ X क्या हो जाए, 0, ठीक है, इधर डिफाइन किया है। आपको X की वैल्यू ऐसे नहीं लेनी, कौन सी, कि जिसकी वजह से G ऑफ X क्या हो जाए, 0, क्योंकि आप X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बाद G 0 होने वाला है। G डायरेक्ट कभी 0 नहीं होता, ये जो G ऑफ X यानी फंक्शन डायरेक्ट कभी 0 नहीं होता। आप फंक्शन के अंदर X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब जाके फंक्शन 0 होगा, +1 होगा, +2 जो भी होगा वो, ठीक है। यानी आपको X की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं करनी कि जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाए, 0। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन 0 होता है वो क्या करना, हमने जिस X की वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा था, जिस X की वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा था उसको मैंने क्या किया, आपको जो दिया है डोमेन उसमें से मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। X की वैल्यू जो के लिए जो 0 रहा था उसको मैंने क्या कर लिया, माइनस कर दिया, ठीक है। चलो हम उसके एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर दिखा है फाइंड द डोमेन, आपको बहुत सारे फंक्शन दिए, तो सभी का क्या आपको फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इधर
मान लो कि ये फंक्शन क्या है, f ऑफ x रूट x g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x t ऑफ x 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x का डोमेन क्या है। तो देखो रूट x किसके लिए डिफाइन हो रहा है, x आप f ऑफ x x बराबर x इज इक्वल 0 ले लो तो रूट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू 1 का सब्स्टिट्यूट 1 तो 1 का रूट क्या जाएगा 1, 2 रख दो 2 का रूट 2 आएगा, 4 का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, सबके लिए अंडर रूट सब्स्टिट्यूट कर रहा है पॉजिटिव। अब आप रख दो माइनस f ऑफ -1 तो अंडर रूट x की जगह क्या रखना है आपको -1 तो -1 रखो, तो -1 का रूट पॉसिबल है नहीं है। f ऑफ -2 रख दो तो -2 का रूट पॉसिबल है नहीं है, यानी आप x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं रख सकते, इसका मतलब आपका इसका डोमेन आएगा d ऑफ f। ये फंक्शन का डोमेन d ऑफ f क्या आएगा, d ऑफ f आएगा आपका r पॉजिटिव रियल नंबर कैसा होना चाहिए, रियल नंबर पॉजिटिव यूनियन जीरो। ठीक है, रियल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। ठीक है, सेकंड देखो d ऑफ g का डोमेन 1/x, ये तो मैंने अभी बताया था 1/x x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी क्या आएगा पूरी रियल लैंग्वेज से आपको 0 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दो तो डिफाइंड है। ये t ऑफ g फंक्शन डोमेन ऑफ t, फंक्शन t का जो फंक्शन t था उसका डोमेन इधर क्या है 1/x-1 तो हमारी बात क्या है डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, तो सोचते डिनोमिनेटर एक्चुअली कौन सी वैल्यू के डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो चेक करते, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होता है वो चेक करना पड़ेगा। तो देखते x - 1 0, इसको 0 मान लो पहले कि मान लो 0 हो रहा है, अब फाइंड करो कि कौन सी वैल्यू के लिए फाइंड हो रहा है 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है वो 0 हो रहा है। जब आप x की वैल्यू इधर 1 रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 अपॉन मान लो कि 1 रखा आपने तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करो रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दो, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 1/x क्या था g था, ये क्या है g ऑफ x है प्लस रूट x क्या था रूट x हमारा f ऑफ x है, g ऑफ x प्लस f ऑफ x का एडिशन है, ये मान लो कि p ऑफ x है, p ऑफ x क्या है g ऑफ x प्लस f ऑफ x का एडिशन है। ठीक है, अब देखो g ऑफ x प्लस p ऑफ x, अब क्या करना पड़ेगा ये दोनों को डिफाइन p ऑफ x को डिफाइन करने के लिए g ऑफ x और f ऑफ x का क्या लेना पड़ेगा आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, जो हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो g ऑफ x और f ऑफ x, g ऑफ x उसका डोमेन क्या है r प्लस क्या है, देखो ये रियल लाइन से r प्लस, यानी देखो ये आपका 0 है, 0 लेना है, देखो 0 तो मैंने 0 ले लिया, 0 तो लेना है, उसके बाद क्या है r पॉजिटिव, ये सब कुछ क्या है r पॉजिटिव, देखो क्या है ये सब कुछ r पॉजिटिव, ये आपको लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट आपको लेना नहीं है, किसके लिए f के लिए, d ऑफ f, ये किसके लिए था d ऑफ f के लिए था, और ले लो d ऑफ g, तो d ऑफ g में क्या है आपको पूरी रियल लाइन है, रियल लाइन में से आपको क्या सब्सट्रैक्ट किया, रियल लाइन में आपने 0 को निकाल दिया, रियल लाइन में से क्या निकाला ये 0 को निकाल दिया, तो कौन सा पार्ट बचा ये वाला पार्ट r प्लस, ये वाला पार्ट r माइनस, कौन सा पार्ट आया रियल पॉजिटिव रियल नेगेटिव। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, वो दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका क्या होगा p का क्या होगा वो फंक्शन p का डोमेन होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये सब कुछ कॉमन है, देखो ये भी ब्लू लाइन है, ये भी ब्लू लाइन है, ये कॉमन है, देखो इधर 0 आ रहा है, इधर 0 नहीं आ रहा है, यानी 0 नहीं आएगा, 0 तो नहीं आने वाला कंफर्म है, जो नंबर नहीं आएगा उधर हम क्या करेंगे उसको हॉलो सर्कल मतलब वो नंबर नहीं आएगा, ये सॉलिड सर्कल मतलब वो नंबर आ रहा है। ठीक है, देखो 0 आने वाला नहीं, मैंने क्या किया इधर फॉलो किया, ये सब कुछ पॉजिटिव है, देखो ये सब कुछ आने वाला है सभी, यानी r पॉजिटिव, इधर देखो इधर r नेगेटिव है, मगर इधर नेगेटिव तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन तो कुछ मिलने वाला है, यानी कितना सिर्फ आएगा r पॉजिटिव,
क्या आएगा, सिर्फ आर पॉजिटिव। तो डी ऑफ पी क्या आएगा, डी ऑफ पी, पी का डोमेन क्या होगा, सिर्फ आर पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद x प्लस टू, ये तो x प्लस टू आर के लिए डिफाइंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, मान लो कि आपका फंक्शन है r ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, r ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर 0 है। किसके लिए, वो फाइंड करने के लिए x स्क्वायर माइनस 9 ले लो 0, आपने पहले मान लिया वो क्या है 0, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0, इसको सिंपलीफाई करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल क्या आएगा, प्लस और माइनस 3 आएगा, x क्या आएगा, प्लस और माइनस 3। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 3 रखोगे या माइनस 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। देखते हैं, चलो f ऑफ 3 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 1 बाय 9 माइनस 9 क्या होगा, 1 बाय 0, ये तो डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली माइनस 3 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 बाय 0, वो भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, ये जो आपका फंक्शन बना था r ऑफ x का डोमेन आएगा d ऑफ r, रियल सभी रियल नंबर में से आपको +3 और -3 का करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। रियल नंबर में से आपको +3 और -3 सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में और हमने फंक्शन ऑफ टाइप्स देखेंगे। ठीक है।